अगर आपने 12th फेल देखी है तो आपको पता होगा कि यूपीएससी का सपना इस देश में क्या मायने रखा है। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये एक जुनून है, एक इमोशन है। बिल्कुल। हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग, 10 लाख। और दिल्ली के राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, इन गलियों में तो जैसे एक अलग ही दुनिया बसती है। हजारों नौजवान अपनी जिंदगी के 5-6 सबसे कीमती साल एक छोटे से कमरे में बंद होकर गुजार देते हैं। ये जुनून बहुत गहरा है। और शायद इसीलिए जब कोई इस पर सवाल उठाता है तो एक तूफान सा खड़ा हो जाता है। हाँ, और ऐसा ही कुछ हुआ जब प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने एक बहुत सीधी और शायद कुछ लोगों के लिए कड़वी बात कह दी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि लाखों युवाओं का यूपीएससी की तैयारी में अपनी जवानी के 5-6 साल लगाना ये देश की यूथ एनर्जी की सरासर बर्बादी है। ओहो, ये तो सीधा नब्ज पर हाथ रखने वाली बात हो गई। बिल्कुल। एक तरफ वो लाखों एस्पिरेंट्स हैं जिनका सब कुछ दांव पर लगा है, और दूसरी तरफ ये सवाल कि क्या 21वीं सदी के भारत के लिए ये रास्ता अब भी उतना ही सही है, खासकर अब जब एआई और टेक्नोलॉजी दुनिया को इतनी तेजी से बदल रहे हैं। तो आज की हमारी बातचीत इसी मुश्किल सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। क्या ये सपना अब एक रियलिटी चेक मांग रहा है? ठीक है, तो चलिए इस बहस की तह में उतरते हैं। संजीव सान्याल के तर्क का जो सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है वो है उसका गणित, नंबर्स। हाँ, वो है उसका गणित। यूपीएससी की सफलता दर 0.2% से भी कम है। ये आंकड़ा सुनने में छोटा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए दिल्ली का एक बड़ा स्टेडियम है, खचाखच भरा हुआ है। 1 लाख यूपीएससी एस्पिरेंट्स बैठे हैं उसमें। ठीक है। जब रिजल्ट आएगा तो उस पूरे स्टेडियम में से सिर्फ 200 लोगों को नौकरी मिलेगी। सिर्फ 200? हाँ, बाकी 99,800 लोग खाली हाथ लौटेंगे हर साल। ये तो बहुत डरावना आंकड़ा है। ये कोई छोटी मोटी असफलता नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी खाई है जिसमें देश की सबसे तेज तर्रार युवा पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा अपनी जिंदगी के सबसे प्रोडक्टिव साल गंवा रहा है। और यहीं पर बात सिर्फ एक परीक्षा पास या फेल करने से कहीं आगे निकल जाती है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सवाल है। बिल्कुल, अवसर लागत। वो 998 लोग जो असफल हुए, वो अपनी 20 से 28 साल की उम्र में और क्या कर सकते थे? सोचिए जरा, कोई नई कंपनी शुरू कर सकते थे, कोई वैज्ञानिक रिसर्च कर सकते थे, या किसी और फील्ड में महारत हासिल कर सकते थे। सही बात है। यहीं पर सान्याल का तर्क व्यक्तिगत नुकसान से उठकर एक राष्ट्रीय चिंता बन जाता है। वो इसे कहते हैं मिस एलोकेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। मिस एलोकेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल मतलब देश के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों का गलत जगह पर लगना। सोचिए, वो युवा जो शायद भारत का अगला बड़ा एआई मॉडल बना सकता था, या क्लाइमेट चेंज का कोई समाधान खोज सकता था, वो 1857 की क्रांति की तारीखें रटने में अपनी ऊर्जा और रचनात्मकता खपा रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। कई लोग ये तर्क देते हैं कि यूपीएससी की तैयारी किसी को बेकार नहीं जाने देती। हाँ, ये पॉइंट आता है बार बार कि इतनी पढ़ाई लिखाई और अनुशासन से इंसान एक बेहतर और जानकार नागरिक तो बनी जाता है, भले ही वो अफसर ना बने। इसमें कितनी सच्चाई है? ये एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन हमें ये पूछना होगा कि वो जानकारी किस तरह की है। क्या वो जानकारी 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए काम की है? अच्छा, आप अनुशासन सीखते हैं, मेहनत करना सीखते हैं, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन आप जो स्किल सीखते हैं वो ज्यादातर रटने और परीक्षा पास करने की तकनीकें होती हैं। सही है। आज की दुनिया में कंपनी को ऐसी स्किल्स नहीं चाहिए। उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जो इस तैयारी के दायरे से अक्सर बाहर होती है। और ये स्किल्स का जो सवाल है, ये हमें सीधे उस सबसे बड़े बदलाव की तरफ ले जाता है जो आज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल, एआई। पहले कलेक्टर साहब का काम होता था जिले भर से जानकारी इकट्ठा करना, फाइलों को समझना और फिर कोई फैसला लेना। हाँ, एक तरह से वो इंफॉर्मेशन हब होते थे। और एआई तो ये काम अब चुटकियों में कर सकता है। चुटकियों में भी, और शायद एक इंसान से कहीं बेहतर तरीके से। ओह, आज एआई किसी जिले का सालों का डेटा, जैसे बारिश, फसल, स्वास्थ्य, अपराध, इन सब का विश्लेषण करके ऐसे पैटर्न बता सकता है जो किसी इंसान के लिए पकड़ना नामुमकिन है। अच्छा, जैसे? वो बता सकता है कि अगले साल सूखा कहाँ पड़ने की सबसे ज्यादा संभावना है, या किस इलाके में कौन सी बीमारी फैल सकती है। कलेक्टर का जो पारंपरिक रोल था ना, वो तो अब खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य के आईएएस अफसर को एक कोडर या डेटा साइंटिस्ट होना पड़ेगा? जरूरी नहीं कि वो खुद कोडिंग करे, नहीं, मेरा मतलब उसे एक टेक्नोलॉजी ऑर्केस्ट्रेटर बनना पड़ेगा। को कैसे समझें और उस डेटा के आधार पर नैतिक और मानवीय फैसले कैसे लें। अच्छा, तो काम करने से ज्यादा
रणनीति बनाने का हो जाएगा। बिल्कुल। अब सवाल ये नहीं है कि आपको इतिहास या भूगोल कितना याद है, सवाल ये है कि क्या आप टेक्नोलॉजी की मदद से भविष्य का अनुमान लगाकर बेहतर नीतियां बना सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है और कुछ देश तो इस मामले में हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। हम सिंगापुर और दुबई जैसे देशों की बात सुनते हैं जहां सरकार चलाने के लिए अब सिर्फ परीक्षा पास करने वालों को नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर के टॉप सीईओज और टेक्नोक्रेट्स को सीधे नियुक्त किया जा रहा है। लैटरल एंट्री। हाँ, और ये एक बहुत ही क्रांतिकारी मॉडल है। ये सोच को ही चैलेंज करता है कि देश चलाने की काबिलियत सिर्फ एक परीक्षा से ही आ सकती है। सही बात है। वो कहते हैं कि अगर किसी ने 20 साल लगाकर एक सफल कंपनी खड़ी की है तो उसके पास मैनेजमेंट, फाइनेंस और लीडरशिप का जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो किसी किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा कीमती है। हाँ। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे एक शंका है। बताइए। क्या मुंबई या बैंगलोर का एक टॉप सीईओ जिसे शायद मोटी तनख्वाह और कॉर्पोरेट कल्चर की आदत हो, वो बिहार या ओडिशा के किसी दूर दराज के गांव की समस्याओं को समझ पाएगा? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। एक आईएएस ऑफिसर सालों तक जमीनी स्तर पर काम करके जो समझ विकसित करता है, क्या उसकी जगह कोई ले सकता है? ये इस मॉडल का सबसे बड़ा चैलेंज है और भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। तो फिर क्या करें? देखिए, एक तरफ हमें विशेषज्ञों की एफिशिएंसी और तेजी चाहिए, तो दूसरी तरफ हमें जमीनी हकीकत से जुड़े प्रशासकों की जरूरत है। मतलब एक बैलेंस चाहिए। हाँ, शायद इसका जवाब या तो ये या तो वो में नहीं बल्कि दोनों के मिश्रण में है। यानी लैटरल एंट्री को और मजबूत बनाया जाए, जहां विशेषज्ञ और करियर ब्यूरोक्रेट्स एक टीम की तरह काम करें। लेकिन ये एक ऐसी बहस है जिससे हम अब और मुंह नहीं मोड़ सकते। बिल्कुल। हमने सिस्टम की बात की, एआई की बात की, राष्ट्रीय नुकसान की बात की, लेकिन चलिए एक पल के लिए वापस उस 10 बाय 10 के कमरे में चलते हैं। उस एस्पिरेंट के पास। हाँ, उस लड़के या लड़की के लिए ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। उसके लिए आईएएस बनना सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। आखिर क्यों? क्या चीज है जो इस सपने को इतना शक्तिशाली बनाती है? इसके पीछे असल में 3 ताकतों का एक बहुत शक्तिशाली कॉकटेल काम करता है। 3 ताकतें? हाँ। पहला और सबसे जरूरी है सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। हम आज लेऑफ्स कल्चर में जी रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में आज नौकरी है, कल नहीं। इस अनिश्चितता के माहौल में एक सरकारी नौकरी जीवन भर की सुरक्षा का एक ऐसा मजबूत वादा करती है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। ये बात तो है। मेरे अपने परिवार और दोस्तों में सरकारी नौकरी वाले को एक अलग ही नजर से देखा जाता है। एक स्थिरता होती है जीवन में। बिल्कुल। दूसरा कारण है बदलाव लाने की शक्ति। अच्छा। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शायद एक बेहतरीन ऐप बना सकता है, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर के एक दस्तखत में हजारों लोगों की जिंदगियां बदलने की ताकत होती है। ये तो है। वो अपने जिले में स्कूल बनवा सकता है, स्वास्थ्य सेवाएं सुधार सकता है, गरीबों के लिए योजनाएं लागू कर सकता है। ये जो सीधा और जमीनी प्रभाव डालने की शक्ति है, ये बेजोड़ है। और तीसरा, जिसे हम शायद खुलकर स्वीकार नहीं करते, रुतबा, स्टेटस। हाँ, कलेक्टर साहब या एसपी साहब कहलाने में जो सम्मान, जो पावर जुड़ी है, वो भारतीय समाज में किसी भी चीज से बढ़कर है। ये सुरक्षा, शक्ति और सम्मान का जो पैकेज है, यही लाखों युवाओं को खींचता है। बिल्कुल। और एक और गहरी बात है, भारत के छोटे शहरों और गांवों में जहां अवसर सीमित हैं, कई युवाओं के लिए यूपीएससी ही एकमात्र ऐसा रास्ता दिखता है जो पूरी तरह से मेरिट पर आधारित लगता है। मतलब उन्हें लगता है कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। हाँ, उन्हें लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में तो भाई भतीजावाद या अच्छी नेटवर्किंग चलती है, लेकिन यहाँ अगर मैंने मेहनत करके परीक्षा पास कर ली तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये एक ग्रेट इक्वलाइजर होने का भ्रम देता है, भले ही इसके सफल होने की संभावना लॉटरी जीतने जैसी हो। तो अगर ये सब कारण इतने मजबूत है तो फिर इस समस्या क्या है? सब कहते हैं कि प्लान बी रखो। हाँ, ये सलाह हर कोई देता है। तैयारी के साथ कुछ और भी करो, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल क्यों है? क्यों एस्पिरेंट्स अपना सब कुछ एक ही दांव पर लगा देते हैं? क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम ही आपको प्लान बी के बारे में सोचने से रोकता है। इकोसिस्टम मतलब? एक तो है संक कॉस्ट फैलेसी। मतलब जब कोई छात्र 3-4 साल लगा देता है तो उसे लगता है कि अब तो इतना समय लगा ही दिया है, एक और कोशिश करके देख लेता हूँ, शायद इस बार हो जाए। हाँ, वो उस चक्र से बाहर ही नहीं निकल पाता। एग्जैक्टली। और सामाजिक दबाव भी तो होता होगा। शर्मा जी का बेटा तो लगा हुआ है, तुम कैसे हार मान सकते हो? बिल्कुल। सामाजिक दबाव, परिवार की उम्मीदें और सबसे बढ़कर ये हजारों करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री, हाँ, जो इस सपने को ऑल और नथिंग
यानी सब कुछ या कुछ नहीं वाली लड़ाई की तरह बेचती है। वो आपको कभी ये सोचने ही नहीं देंगे कि इसके अलावा भी एक दुनिया है। वो एक बबल में डाल देते हैं। हाँ, एक ऐसे बबल में जहां सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही धुन होती है, यूपीएससी। तो इसका समाधान क्या है? क्या हमें छात्रों को दोष देना बंद करके सिस्टम में बदलाव के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि परीक्षा के प्रयासों को सीमित करना या पैटर्न बदलना? समाधान तो बहुस्तरीय होना चाहिए, मल्टी लेयर्ड। छात्रों के स्तर पर 2 साल से ज्यादा का समय देने से पहले एक बहुत ही कठोर आत्म मूल्यांकन की जरूरत है। लेकिन असली बदलाव सिस्टम के स्तर पर लाना होगा। क्या हम लैटरल एंट्री को और ज्यादा पारदर्शी और व्यापक बना सकते हैं? ठीक है। क्या हम यूपीएससी परीक्षा के पैटर्न को ऐसा बना सकते हैं जो रटने की बजाय एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को परखे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार प्रशासन के बाहर भी ऐसी नौकरियां बना सकती है जो इतनी ही प्रतिष्ठित और आकर्षक हों, ताकि सारा टैलेंट एक ही जगह जाने की होड़ ना करे? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जिम्मेदारी सिर्फ छात्र की नहीं है कि वो प्लान बी सोचे, जिम्मेदारी सिस्टम की भी है कि वो युवाओं को आकर्षक प्लान बी के विकल्प दें। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ऐसा लगता है कि हम एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़े हैं। बिल्कुल, एक चौराहे पर। एक तरफ 20वीं सदी का वो सुनहरा सपना है जो सुरक्षा, सम्मान और शक्ति का वादा करता है, और दूसरी तरफ 21वीं सदी की हकीकत है जो एआई, विशेषज्ञता और तेजी की मांग कर रही है। और ये दोनों टकरा रहे हैं। और ये टकराव बहुत जरूरी है। मुद्दा ये नहीं है कि यूपीएससी अच्छा है या बुरा, मुद्दा ये है कि दुनिया बदल चुकी है और हमारी जरूरतें भी। अगर कोई सिर्फ लाल बत्ती वाली गाड़ी और रुतबे के लिए इस दौड़ में है तो शायद उसे रुक के सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये पद अब पहले से कहीं ज्यादा जटिल और जवाबदेही वाला हो गया है। सही बात है। असली सवाल जो भारत को एक देश के तौर पर खुद से पूछना है वो ये है कि हम अपनी सबसे कीमती संपत्ति, हमारे युवाओं की ऊर्जा और महत्वाकांक्षा का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें। हमें इस मिस एलोकेशन ऑफ टैलेंट को रोकना होगा। बिल्कुल। अगर मकसद सच में देश की सेवा करना है तो ये रास्ता आज भी उतना ही महान है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस रास्ते पर भेड़ चाल में ना चला जाए। बल्कि एक स्मार्ट रणनीति, प्रैक्टिकल सोच और एक मजबूत एग्जिट प्लान के साथ चला जाए। जुनून और व्यावहारिकता के बीच संतुलन साधना ही असली चुनौती है। ये बातचीत वाकई आंखें खोलने वाली थी, और हम अपने श्रोताओं को एक अंतिम सवाल के साथ छोड़ के जाना चाहेंगे जिस पर वो खुद सोच विचार कर सके। सवाल ये है, अगर आज के एआई और टेक्नोलॉजी के युग में आपको भारत के लिए एक नई प्रशासनिक सेवा बनाने का मौका मिले, बिल्कुल शून्य से, तो अधिकारियों को चुनने का सबसे सही तरीका क्या होता है? क्या वो आज जैसी ही कोई कठिन परीक्षा होती, या फिर उनकी विशेषज्ञता और अनुभव को देखा जाता, या फिर कुछ ऐसा होता जिसके बारे में हमने अभी तक सोचा भी नहीं है?